गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके पार्ट 6 है, पहले पार्ट का। और लास्ट में हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा मैंने लिखा दी थी। परिभाषा क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दो अभिक्रिया थी आपकी। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? या ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा क्या था? या दोनों में से एक घटना होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें पहली अभिक्रिया कौन सी थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन मतलब हाइड्रोजन गैस का निकलना, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया आपके इसमें कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अभिक्रिया। इसमें उल्टा कर दो, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निष्कासन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण में देखो, Fe2O3 प्लस 3CO क्रिया करके 2Fe प्लस 3O2, 3CO2, ठीक है ना। तीर के बाएं तरफ अभिकारकों को लिखा जाता है और तीर के दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। इसमें देखो अभिकारक कौन कौन से हैं? Fe2O3, दूसरा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और उत्पाद के रूप में क्या बना? Fe और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखना दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कौन सी है? देखो इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखना है। इधर देखो Fe2O3 है, इधर सिर्फ Fe है, मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। ऐसे बना दो आप, ठीक है ना। इधर Fe2O3, इधर सिर्फ Fe, मतलब कौन सी गैस बाहर निकल रही है? ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन। तो ऑक्सीजन का निष्कासन किसमें होता है? कौन सी अभिक्रिया में? अपचयन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें देखना, इधर CO और इधर CO2, इधर ऑक्सीजन परमाणु और इधर दो परमाणु, ठीक है ना। इधर एक परमाणु और इधर दो परमाणु, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, ठीक है ना। इसमें CO, इधर CO2, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु, इधर दो परमाणु, मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ रहे हैं? एक, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें कौन सी घटना हो रही है आपके? ऑक्सीजन का जुड़ना। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जुड़ती है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। सवाल आ सकता है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है, अपचयक कौन सा है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? अपचयक, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, ठीक है ना।
तो इसमें पहले सबसे पहले इसको ले लो, CO का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है? CO का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है? CO2 में। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? अपचयक। मतलब किसके साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है? CO के साथ। तो अपचयक कौन सा पदार्थ होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गए। अब इसको ले लो, Fe2O3 का अपचयन किसमें हो रहा है? Fe में। Fe2O3 का अपचयन किसमें हो रहा है? Fe में। Fe2O3 का अपचयन किसमें हो रहा है? Fe में। ठीक है ना? Fe2O3 का अपचयन किसमें हो रहा है? Fe में। तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा? एक मिनट रुकना। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा जिसका अपचयन हो रहा है? किसका हो रहा है? Fe2O3। ठीक है ना? तो इस दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा जिसका अपचयन हो रहा है? Fe2O3। और इस दी गई अभिक्रिया में अपचयक पदार्थ कौन सा होगा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना? ये आपकी अभिक्रिया समाप्त हो गई है। एक आपके परिभाषा है, लास्ट में एक परिभाषा है आपके, एक लास्ट परिभाषा आपके संसारण। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी धातु को, किसी भी धातु को, धातु जैसे लोहा, कॉपर, चांदी आदि, किसी भी धातु को यदि, किसी भी धातु को यदि खुले में छोड़ा जाता है, खुले में छोड़ा जाता है तो वह धातु अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती हैं, तो किसी भी धातु को यदि खुले में छोड़ा जाता है तो वह धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संसारण। संसारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगती है कि नहीं लगती है, तो इसमें जंग लगने के लिए कौन सा पदार्थ चाहिए? एक तो लोहा, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। ठीक है ना? कहां पर रखते हैं? खुले में। खुले में रखने पर उसके ऊपर पानी की बूंदे गिरेगी तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O और साथ में ऑक्सीजन गैस। तीनों आपस में क्रिया करते हैं। अभिकारक कौन कौन से? लोहा, जल और ऑक्सीजन। इसमें देखो Fe सॉलिड में और जल लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस में, तीनों आपस में क्रिया करते हैं और लास्ट में क्या बनाते हैं? जंग। तो जंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O
3.H2O, इसको बोलते हैं जंग लगना। आपका चैप्टर पूरा खत्म हुआ है, शुरू से वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसकी परिभाषा क्या थी? यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से निरूपित करना या दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन, कार्बन, ठीक है ना। और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। और क्रिया करके क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से निरूपित करना या उसको दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? कार्बन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी, और ऑक्सीजन का O2, क्रिया करके क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2, ठीक है ना। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। पहला नियम क्या था इसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हमेशा क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? जो हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, जो तीर के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। भाग कौन लेते हैं? जैसे कि आपको लस्सी बनानी हो, क्या बनानी हो? लस्सी। तो क्या क्या चाहिए इसमें? दही प्लस पानी प्लस चीनी, तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? लस्सी। क्या बनेगा? कौन कौन? दही, पानी और चीनी। तो लास्ट में कौन सा उत्पाद बनेगा? लस्सी। तो इसमें अभिकारक कौन से हैं? दही, पानी और चीनी, जो तीर के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके इसमें, अभिक्रिया के बाद में बनने वाले पदार्थ को हमेशा क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद, जो हमेशा तीर के दाईं तरफ लिखे जाते हैं, दाईं तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो उत्पाद ये बाईं तरफ और ये दाईं तरफ, तो दाईं तरफ क्या बना आपके? लस्सी। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद का क्या नाम है? लस्सी। तो इसमें देखो उत्पाद कौन सा बना? कार्बन डाई ऑक्साइड। और अभिकारक कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। तीसरा नियम था इसमें, यदि किसी भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद उपस्थित हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में दो से अधिक तो इसमें देखो दो अभिकारक कौन कौन से? ऑक्सीजन और कार्बन। तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का। तो इसमें अभिकारक कितने हैं? दो। दो या दो से अधिक हो तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इधर उत्पाद कितने बने? एक है, इसलिए हमने प्लस का निशान नहीं लगाया। यदि उत्पाद और बनता, जैसे कि H2O और बना, तो उसके बीच में हमने कौन सा निशान लगाया? प्लस का। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक और उपस्थित हो तो उनके बीच में निशान लगाते हैं। आपके अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाना। यदि ठोस अवस्था में है तो उसको S से, और लिक्विड में है, द्रव में है तो उसको S से, और गैस में है तो
उसको AQ एक्वियस सॉल्यूशन, पानी के अंदर है तो AQ, ठीक है ना। और अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। आज आपके चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ, अगले दिन आपको चैप्टर दूसरा पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।